तो रोज लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं लग लेंगे, कोई इशू वो भी लग लेंगे। और आपके विधायक जी और संसद जी में अगर कोई गलतफहमी थी तो उसको दूर कर लिया गया है। वैसा बीच के लोग ऐसे थे कि बातों को गलत तरह से प्रस्तुत किए थे। एक पात्र है शकुनी मामा, अभी शकुनी डरा हुआ, तो शकुनी का भी चेहरा उजागर होना चाहिए। खुद डरा हुआ है। जैसे आम कार्यकर्ता किसी नेता के बारे में या किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो उस पर पार्टी की कार्रवाई तुरंत हो जाती है। प्रैक्टिस में अगर हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो हमको अपने देश के लिए अगर कुछ कुर्बानी देना पड़े कि आज कि अगर आप भाई पेट्रोल और डीजल बचाइए, उन्होंने कहा रोड आप उस पैसे से बना रहे हैं जिससे आप टोल ले रहे हैं। 1 किलोमीटर आदमी जा रहा है तो 30 से 40 रुपए उसको सरकार को देना पड़ हो रहा चुकी है। है। आपका कोई भी योजना, मैया योजना के चलते इन्होंने कोई राशि नहीं रहने दी। कि झारखंड सरकार पिछले साल एक भी तालाब का जीर्णोद्धार झारखंड में नहीं हुआ, एक भी नहीं। मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हुआ है और हमने पुराना भाषण 14 में मोदी जी का गुजरा था कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो देश की गरिमा गिरती है। और कोटा मात्र 3 साल हुआ है, तो 16 ट्रेनें चलती वहाँ, लेकिन यहाँ राजधानी का आश्वासन दिया गया था, अन्य दूरी की आश्वासन दिया गया था, लेकिन मात्र जो पहले था वही सिचुएशन है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 5 एयरपोर्ट बनने वाला है, जिसमें हजारीबाग भी है। जैसा कि इस प्रेस वार्ता में हम लोग अभी 2 बिंदु पर बात करेंगे। वो पहला बिंदु ये है कि कुछ दिन पहले हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। अभी दोनों हम हमारे बीच में बैठे हुए हैं और यह कन्फ्यूजन जब अभी हम लोग हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था 24 और 25 मई को कुमटोली सरस्वती विद्या मंदिर में, तो हमारे ज़िले के सभी विधायक और सांसद वहाँ पर उपस्थित थे और हम लोग 36 घंटे का जो प्रशिक्षण लिया उसमें हम लोग काफ़ी सब लोग वहाँ रात्रि विश्राम भी किया, वहाँ पर साथ में खाना खाएं, भोजन किया और आपस में मिलना जुलना सबका हुआ। तो उस समय विधायक जी और संसद जी में अगर कोई गलतफहमी थी तो उसको दूर कर लिया गया है। वैसा कोई गलतफहमी की बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात इसमें नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो ये अगर कहीं फेसबुक में या इस तरह के कुछ देखने को मिल रहा है तो ये हम बोल देंगे कि ये बात में बहुत कुछ बात विशेष नहीं है, लेकिन इसको कुछ बढ़ा चढ़ा करके फेसबुक में ये समय कुछ देखने को मिल रहा है। तो पहले इस बात को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी और संसद जी में कुछ गलतफहमियां हुई थी, जिसको दूर कर लिया गया। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे आने वाले दिनों में मोदी जी 5 तारीख को हमारे यहाँ मोदी जी का 12 साल पूरे होने वाले हैं और उसमें जो विकास की जो योजनाएं मोदी जी ने किए हैं उसके बारे में जो भी है उसका हम लोग जो जन कल्याण की योजनाएं हमारे आदरणीय मोदी जी किए हैं उसको हम लोग को प्रचार प्रसारित करना है और साथ ही साथ अभी पार्टी के भी बहुत कार्यक्रम हम लोगों के बीच में आए हैं, तो उसको भी हम लोग को करना है। और अभी हमारे 5 तारीख या 6 तारीख को 5 और 6 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी अभी रांची आने वाले हैं, तो उसकी भी हम लोग को तैयारी करनी है। मोदी जी के विकास के कार्य और जो हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में हमारे आदरणीय सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी आप लोग को बतलाने का काम करेंगे। मनीष विधायक जी से आग्रह करेंगे कि ये भी अपने बातों को रखेंगे और अपनी बातों को मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे।
आप बोलिए ना, पहले बोला उसको ख़त्म कर दिया गया। सबसे पहले मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूँ कि जो भी कन्फ्यूजन हम सबों के बीच में हुई थी, कुछ बीच के लोग ऐसे थे कि बातों को गलत तरह से प्रस्तुत किए थे, जिसके चलते जो हम लोग एक साथ मिलके काम करते थे, कहीं न कहीं उसमें खाई हुआ था। तो जब हम लोग साथ बैठे वैसे लोगों को चिन्हित किए जिनके चलते इतनी बड़ी खाई बनी थी, उसको दूर कर दिया गया है। और जिस तरह से हम लोग हजारीबाग के लिए काम करते थे और एक दूसरे के लिए भी जो काम करते थे, उसको पुनः उसी रूप में किया जाएगा। किसी तरह का आपस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। खास करके क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो शुरू हुआ था विवाद ज़्यादा, वो जर्सी में नाम देके कि ये आपका मैच में है, वो नाम नहीं डाला गया। इस तरह बहुत सारी बातें थी जो विस्तृत में उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। बातों को समाप्त कर लिया गया है और आगे कैसे हजारीबाग के बेहतर के लिए, कैसे हमारा क्रिकेट स्टेडियम बेहतर हो, कैसे हमारे कोच बेहतर आए, कैसे हम लोग बढ़िया करें और कैसे अच्छे लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें, इस पर बहुत काफ़ी सार्थक बातें हुई। आने वाले दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो मोदी जी के 12 बड़े फैसले हुए, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला धारा 370 खत्म किया गया। राम मंदिर का जो बरसों से लोग आशा उम्मीद में थे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसे पूरा किया गया। आत्मनिर्भर भारत, वैक्सीन विजय, जो वैक्सीन का विजय भारत में किया गया, जो हम लोग वैक्सीन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते थे, उसे अब हम लोग पुनः अपने पैरों पे खड़े हो गए। ये मोदी जी का लक्ष्य था। यूपीआई क्रांति, जीएसटी, इन्फाबूम, डीबीटी, मिशन शक्ति, स्वच्छ भारत, योग दिवस और G20 का नेतृत्व, ये 12 फैसले, बड़े फैसले मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। कांग्रेस ने जिन कार्यों को दशकों तक लटकाया, मोदी जी उन्होंने मात्र 6 साल में पूरा किया। बोगी पुल का निर्माण जो 21 साल के बाद पूरा हुआ, कोस रेल सेतु 17 साल बाद पूरा हुआ, गुवाहाटी रोपवे 17 साल बाद पूरा हुआ, डोबरा चाटी पुल 13 साल बाद पूरा हुआ, अटल टनल 10 साल बाद पूरा हुआ। इसी तरह जितने भी देशों में अभी आप डीजल का देख रहे होंगे किस तरह से क्राइसिस हो रहा है और किस तरह से दाम बढ़ रहा है, तो आप लोग को बताना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में करीब 40% रेट का बढ़ोतरी हुआ है, सिंगापुर में 34% की बढ़ोतरी हुई है, यूएसए में 33% का बढ़ोतरी हुआ है, स्पेन में 31% की बढ़ोतरी हुई है, इजिप्ट में 17%, चाइना 11%, कतर में 8%, हांगकांग में 6%, मलेशिया में 4% और ब्राज़ील में 1%। मोदी जी ने जो 5 सालों में जो काम किए थे, 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, जो कभी हम लोग कनेक्शन के लिए रात दिन परेशान रहते थे, एक रेगुलेटर भी कांग्रेस के टाइम में लाइन लगाना पड़ता था, तो 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हुआ। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया। 2 करोड़ गरीबों को घर मिला, 9 करोड़ शौचालय बनाया गया, 33 करोड़ जनधन अकाउंट, 50 करोड़ आयुष्मान भारत लाभार्थी, 32 करोड़ एलईडी बल्ब, 14 करोड़ मुद्रा लोन, 18 लाख किलोमीटर सड़क बनाई गई, 35 नए एयरपोर्ट बनाए गए, सस्ता मोबाइल डेटा उपलब्ध कराया गया, सैनिकों को हथियार एवं सुरक्षा दिया गया। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग बोलेंगे तो काफ़ी, लेकिन हम लोग 5 तारीख से एक बृहद कार्यक्रम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, झारखंड रांची आ रहे हैं, तो हम लोग पार्टी का अन्य जो कार्यक्रम अभी आने वाले हैं, अपने सारे कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, सारे लोग मिलजुल के राष्ट्र हित में राष्ट्र प्रथम का नारा लेके हम लोग अभी प्रशिक्षण शुरू किए थे और उसे हम लोग धरातल पे उतारने का प्रयास करें। अब हम चाहेंगे कि हमारे माननीय सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी भी अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मोदी सरकार का 12 साल का कार्यकाल 9 जून को जो है पूरा हो रहा है। हम लोग 13वें साल में इंटर करेंगे, तो 12 साल की उपलब्धि को लेकर के पार्टी ने 5 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच का जो है कार्यक्रम निर्धारित किया है। सबसे पहले 5 तारीख को
विश्व पर्यावरण दिवस है। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमाम लोग जो है एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है उसको और आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि करोड़ों की संख्या में जो है वृक्षारोपण उस दिन हो। उसके बाद उस दिन से लेकर के 21 तारीख तक अलग अलग विषयों पर, जिसमें विकास के जो काम हुए हैं उस पर, जो आगे जो हम लोग के सामने चैलेंज है कि आज हम लोग जैविक खेती को बढ़ावा दें, उसको लेकर के उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और उसका जागरूकता अभियान जो है किसानों के बीच में करें, इसका कार्यक्रम लिया जाएगा। और इस पूरे ये का समापन जो है 21 जून को योग दिवस के साथ जो है हम लोग समापन करेंगे इस अभियान का। आप सब जानते हैं कि योग दिवस, योग को पूरे विश्व में मान्यता दिलाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है और इस पर मोदी जी की विशेष रुचि भी रही है। मोदी जी ने स्वयं योग का पालन किया और पूरे विश्व को जो है योग के माध्यम से जो वेलनेस का प्रोग्राम है उसको अवेयर कराया। और आज इसी के लिए हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं जो कि 21 जून को होगा। तो उस दिन अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो है एक बड़ा आयोजन योग का किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें जुड़ सकें। तो 42 डिग्री गला तो रोज लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं, लग लेंगे, कोई इशू वो भी लग लेंगे। और आपके गला नहीं लगेंगे, बड़े भाई हैं, आशीर्वाद भी ले लेंगे। उन लोगों के ऊपर भी आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जिन्होंने दो एक प्रतिष्ठित लोगों के बीच में या एक विवाद फैला दिया? वैसे लोगों को चिन्हित किए हैं, अब कार्रवाई नहीं करेंगे, वैसे लोगों से हम लोग दूर होने का प्रयास करेंगे। ये नहीं, उन लोगों को अपने बीच में उनकी बातों को जो इधर से उधर करते हैं उनकी बातों को। और दूसरा एक और क्वेश्चन ये है कि आपने साढ़े 12 साल का हमारा भाजपा का हो गया, हजारीबाग के लिए भाजपा ने क्या किया पिछले 12 साल में, उसमें आपने कोई गिनती नहीं गिनाई, एक आध दो अगर वो भी गिन जाते तो अच्छा रहता। देखिए पिछले से 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं है और अभी जो सरकार खास करके भी जो 1.5 साल से जो चल रही है झारखंड में, आप देख रहे होंगे झारखंड सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। कोई भी योजना, मैया योजना के चलते इन्होंने कोई राशि नहीं रहने दी, झारखंड सरकार कोई कार्य कर नहीं पाया। भ्रष्टाचार में सरकार डूब गया है, चाहे कोयला में, बालू तस्करी में ये लोग लगे हुए हैं। कैसे राज्य का विकास होगा? कोई भी अंचल, कोई भी थाना ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार के आखंड में नहीं डूबा है, जो आज तक नहीं हो पाया था। हम लोग किसी भी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम लोग प्राइवेट मिस्त्री भी रख के चापाकल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली की समस्या यहाँ बहुत बदतर हो गई थी, बार बार प्रेशर दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता नहीं थी। तो हर तरह से जूझ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि जनता के बीच में, अगर जनता ने हमें चुन के भेजी है तो हम लोग उसी मुद्दे पे खड़े उतरे और 24 घंटा जनता के बीच में रहें, हर समय फ़ोन से उन पर संपर्क में रहें और जनता के बीच में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक टीम बना। आपके प्रश्न का में हम थोड़ा ऐड कर देंगे। आप अपने कलेजा पर हाथ रख के बोलिएगा कि 2014 का हजारीबाग और 2019 का हजारीबाग में अगर कोई अंतर हो था, अगर हुआ है, तो वो किसका देन है? रघुवर दास जी की सरकार का देन है। या आप सही बोल रहे हैं कि 19 के बाद झारखंड, हजारीबाग ही नहीं पूरे झारखंड के विकास में कमी आया है। हम पिछले साल का आपको के लिए आंकड़ा बताना चाहेंगे कि पिछले साल एक भी तालाब का जीर्णोद्धार झारखंड में नहीं हुआ, एक भी नहीं, सिंगल भी नहीं। 1 किलोमीटर भी राज्य संपोषित योजना से 1 किलोमीटर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। हम सांसद विधायक हैं, अपने मांगों को सरकार के पास रखते हैं, पब्लिक का जो डिमांड है वो सरकार के पास रखते हैं। आपने देखा होगा कि चिट्ठियों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से यहाँ पर जो है विकास के कई एक मुद्दे हम लोगों ने उठाए, कई एक बिजली पानी के लिए आंदोलन किया हम लोगों ने, और हर एक जो चीज़ संभव हो सका वो किया। लेकिन ये सरकार बिल्कुल ही फेलियोर सरकार है, राज्य की जो सरकार है, जिसके वजह से पिछले
अगर हम कहें तो कुछ सालों से विकास की यात्रा बिल्कुल ठप है। सांसद जी, आपसे सवाल है, इन 12 सालों में आपने कहा कि देश में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन एक काम जो हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हुआ है। और हमने पुराना भाषण 14 में मोदी जी का भी सुना था कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो देश की गरिमा गिरती है। इस पे कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्या इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं हो पाया है, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है हमारे पास? देखिए, देश जो है ना अपने साधन और संसाधनों पर चलता है, और इस देश का हमारा जो ऊर्जा सुरक्षा है, ऊर्जा सिक्योरिटी, आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग अपने ऊर्जा के प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए। आज भी हम लोग का 90% से ज़्यादा जो गैस है उसका इंपोर्ट है, 70% से ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका इंपोर्ट है, हमारे जो यूरिया है उसका इंपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा विषय है कि भारत का जो पारंपरिक सोना पर जो विश्वास है, हमारे उत्पादन के अनुरूप में कई गुना ज़्यादा जो है सोना का हम आयात करते हैं। तो ये आयात और निर्यात का डिफरेंस जो होता है उसको लेकर के जो है अपने बुलियन पे जो है फ़र्क पड़ता है। तो इसी को लेकर के आप देखे होंगे कि पिछले कुछ सालों में इन गैप्स को कम करने में मदद मिला है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ करेक्टिव मेजर्स बताए हैं कि अगर आप भाई पेट्रोल और डीजल बचाइए, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रैक्टिस में, अगर हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो हमको अपने देश के लिए अगर कुछ कुर्बानी देना पड़े कि आज 5 लोग अगर हम लोग साथ में जाना है, यहाँ से अगर झील तक, तो अगर एक ही गाड़ी में चले जाएं तो कोई उसमें अगर देश का फ़ायदा होता है तो ये करना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं हो तो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनको अगर हम लोग रोक सकते हो तो रोकना चाहिए। तो ये सब करेक्टिव मेजर्स लेने से ये जो चीज़ें अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं आपको वो चीज़ें वापस चली आएंगी। मैं आपको एक बात और भी इसमें बता दूं कि आज के दिन में हमारा फॉरेक्स का जो रिज़र्व है वो हाईएस्ट पर है। हमारा जो ट्रेड का बैलेंस है वो पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जो कुछ हमारे देश में जो चीज़ें नहीं हैं, जिन पर हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, उसको लेकर के ये आर्थिक बोझ हम लोग पर है। और इसके करेक्शन के लिए पिछले 10 सालों में अगर हम कहें तो आज़ादी के 75 साल हो गए, 60 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ इस तरफ नहीं किया। जो भी प्रयास किया है, आप देख रहे होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है। आज 20% पेट्रोल में जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो रहा है, वो उतना एनर्जी का सिक्योरिटी और उतना पैसा फॉरेन करेंसी का जो है गवर्नमेंट ने बचाया है। तो इस प्रकार से मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में जिसके बारे में आप चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है, हम लोग की भी चिंता है, उसमें भी रिवर्सल देखने को आपको मिलेगा। एक सवाल देखिए, एक एक करके अगर आप लोग पूछिएगा ना, तो आप एक एक करके पूछिए, हम लोग जरूर देंगे। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ, ये हमारी जो रेलवे स्टेशन हजारीबाग बने हुए 11-12 साल हो गए, यहाँ 3000 करोड़ की आमदनी होती है। 3000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। और गोड्डा मात्र 3 साल हुआ है, रेलवे स्टेशन तो 16 ट्रेनें चलती हैं वहाँ। लेकिन यहाँ राजधानी का आश्वासन दिया गया था, अन्य दूरी की आश्वासन दिया गया था, लेकिन मात्र जो पहले था वही सिचुएशन है। अभी सिचुएशन है कि सप्ताह में 1 दिन यहाँ ट्रेन चलती है गया मुंबई, उसमें भी वो भीड़ है कि आपको 1 महीना तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सांसद महोदय आगे क्या कीजिएगा? ऐसे संसद में पहला बार आप गए थे तो ये आवाज उठाए थे, आपकी तरफ से आया था, आगे क्या कार्यक्रम है? और देखिए बार बार इस प्रश्न को पूछने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। हमने एक बार में क्लैरिफाई किया था कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों समस्या है। आपको एक बार फिर से दोहराते हैं, और उस समय तक जब तक ये समस्या का निदान नहीं होगा तब तक आपको उस समय तक वेट भी करना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हजारीबाग से ट्रेन स्टार्ट नहीं हो सकता, अभी हजारीबाग से ट्रेन की शुरुआत नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो कोचिंग डिपो है, जहाँ पर कि ट्रेन अगर आएगा, टर्मिनेट होगा, तो उसको साफ करने का समस्या, उसको जो है उसका टेक्निकल मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम है, वो अभी तक यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। उसका कंप्लीशन नेक्स्ट ईयर मिडिल तक है।
अगले साल बीच तक उसका होना है, और ये पहले से ही काम चल रहा है, अभी पीछे 1-1.5 साल से चल रहा है। अगला साल बीच तक, मतलब अगला साल जून जुलाई तक उसको कंप्लीट होना है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हजारीबाग से ट्रेनें खुल सकेंगी और हजारीबाग के ट्रेनें यहाँ मिल सकेंगी। इसके बीच में 2 ट्रेन हम लोगों को मिला है। एक वंदे भारत जो पटना जाती है, अभी प्रीमियम ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा ये जो आपको जो बॉम्बे ट्रेन जाती है, इसका रेलवे का एक नियम होता है कि कुछ समय तक ये लोग जो ट्रेन चलाते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके बाद उसका या तो चक्र बढ़ाते हैं या डेली करने का काम करते हैं। तो ये चक्र बढ़ाने का जो है बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये हो रहा है। बचा इसका जो अभी आप देख रहे होंगे कि इस रेल लाइन का दोहरीकरण का काम टेंडर निकल गया। भी सैंक्शन हो गया है। तो जब ये दोहरीकरण हो जाएगा तो यहाँ से जो पैसेजेस है उसमें भी जगह मिलेगा, तो ट्रेनों की और संख्या जो है बढ़ेगी। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हजारीबाग से या हजारीबाग होके दिल्ली के लिए ट्रेन, कलकत्ता के लिए ट्रेन और एक साउथ के लिए ट्रेन आपको मिलेगा। लेकिन जो यहाँ का जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप इंगित कर रहे हैं कि ट्रेनें शुरू नहीं होती और अंत नहीं होती, उसके लिए जब तक ये कोचिंग डिपो नहीं बनेगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये वस्तु स्थिति है। सर इसमें एक सवाल है कि जैसे कोडरमा वर्गा गाना पैसेंजर है, इसका एक्सटेंशन रांची तक करने की बात है, और दूसरा जो इंटरसिटी है आसनसोल हटिया, तो उसमें देख रहे हैं शुरू में विस्टाडोम भी हटा, सारा रिजर्व कोच हटा दिया गया, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए 2-3 विषय है जिसको आप अलग अलग पॉइंट कर रहे हैं। जो एक्सटेंशन होना है, आप जानते हैं कि बड़का काना से ऊपर रांची तक का जो ट्रैक है वो पत्थर काट करके बनाया गया है, वो अभी रेलवे में ऑब्जर्वेशन में है, और कुछ समय तक उसमें लिमिटेड लोड ही दिया जा सकेगा जितना लोड उस पर है। तो जब वो लोड लेने के पोजीशन में हो जाएगा उसके बाद इस ट्रेन का एक्सटेंशन जो है वहाँ तक संभव है। और जिस पैसेंजर ट्रेन आपने इंटरसिटी की बात की, उस पर बात चल रहा है कि उसको एक्सटेंड करके आसनसोल से जो है कलकत्ता तक उसको एक्सटेंड किया जाए। उसका भी जल्दी आप देखेंगे कि वो भी होगा। विधायक जी, आपसे एक सवाल है। पिछले 2 दिनों पहले आपने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में कई कमियां गिना रहे थे, वो सारी कमियां आपकी दूर हो गई हैं? देखिए, जितनी भी कमियां थी और जो कन्फ्यूज़न था और जो लोग बीच में इसे कर रहे थे, उसे हम लोगों ने पहचाना है कि किस तरह से हो रही थी और कैसे ठीक होगा। इसका भी प्रयास हम लोग किए हैं, और आने वाले दिन में आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे कि टीम में कौन कौन से लोग जुड़ेंगे, कौन से कोच आएंगे, खिलाड़ियों का जो प्रभावित हो रहा है क्षमता, जो लोग आ रहे हैं उसको करेंगे, जिम कैसे बनेगा उसका भी बात किया, और कुछ हजारीबाग के स्टेडियम कैसे बेहतर हो पाएगा, उसके लिए काफ़ी बातें हुई, और आने वाले दिन में सकारात्मक पहल आपको मिलेगा। जिलाध्यक्ष जी, आपसे भी एक सवाल था। जिस तरीके से आम कार्यकर्ता किसी नेता के बारे में या किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो उस पर पार्टी की कार्रवाई तुरंत हो जाती है, लेकिन सांसद जी और विधायक जी के आपस में जिस तरीके से हुआ, आम कार्यकर्ताओं के भी मन में बहुत सारा दुख भी हुआ। पार्टी फोरम में आप जिलाध्यक्ष होने के नाते क्या कार्रवाई की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे बीच में हमारे पार्टी के सिरमौर सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी भी बैठे हैं। बगल में हमारे पार्टी के सिरमौर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद जी भी बैठे हैं। पार्टी में सब लोग कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं, और हमारे अभी बताएं, अभी आपको थोड़ी देर पहले कि हम लोग का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी कुम्हरटोली में हुआ था। उसमें हमारे सारे विधायक, सांसद, प्रदेश के नेता सारे लोग आए, और सारा एक अच्छा माहौल में, अच्छा वातावरण में हुआ। हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। अगर हमारे सांसद और विधायक के बीच में अगर कोई गलतफहमी हुई है तो उसको भी दूर कर लिया गया है, उसमें तो कहीं वो नहीं। हम लोग को संगठन को मजबूत करना है और संगठन को आगे ले जाना है। हमारा जो आज हजारीबाग में हमारा जो परचम लहर रहा है, खासकर हजारीबाग ज़िले में,
बरकरार रहे, कायम रहे और मजबूती के साथ हम लोग संगठन में आगे बढ़े, इसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। सांसद महोदय, एक सवाल था कि एचडीसीए में जो मेंबरशिप था वो जो स्थापना मतलब उस समय जितना मेंबर को बनाया जाता था और अभी वर्तमान में भी आबादी बढ़ने के बाद 40% और लोगों का भी कहना है कि उसको कांस्टेंट कर फ्रीज कर दिया गया है, तो एक्सटेंड क्यों नहीं किया? देखिए कोई भी जो स्पोर्ट्स बॉडी होता है वो अपना निर्णय अपने लेता है, आपके डिमांड पे वो नहीं बढ़ता है, पहला। दूसरा, ये कोई सार्वजनिक मंच नहीं होता है, ये क्रिकेट लवर्स की एक बॉडी है, जो क्रिकेट लवर है उसकी एक बॉडी है और उसका मेंबरशिप आप पूरे बीसीसीआई को देख लीजिए, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, वो 140 करोड़ लोगों के बीच में है, उसका मेंबरशिप भी रिस्ट्रिक्टिव है। आप यहाँ जेएससीए का भी देख लीजिए, उसका मेंबरशिप भी रिस्ट्रिक्टिव है। तो यहाँ का भी मेंबरशिप, हमारे 102 लाइफ मेंबर्स हैं और हमको लगता है कि 15-20 हमारे रेगुलर मेंबर हैं। इनके बीच का ये एसोसिएशन है। समय समय पर एसोसिएशन को जब लगेगा कि उसको अपनी संख्या को बढ़ानी चाहिए तो वो उसके मेंबर्स इसका निर्णय करेंगे, आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। जो उस एसोसिएशन के, ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है, सोसाइटीज़ एक्ट में ये रजिस्टर्ड बॉडी है और वो अपना नियम कानून अपने बनाएगी और उस चीज़ों को एक्सटेंड करेगी। अध्यक्ष महोदय से मेरा सवाल उसी विवाद को लेकर है, जो विवाद पूरे हजारीबाग में गया, क्रिकेट के मैदान से जो विवाद शुरू हुआ, दोनों तरफ से बातें निकल कर आई। उसमें एक बात निकल कर आई थी, हस्तिनापुर को बचा लीजिए, तो हस्तिनापुर को क्या बचा लिया गया? बिल्कुल कहें ना कि गलतफहमियां होते रहती है, जब परिवार में कुछ बड़ा घर में होता है तो कुछ गलतफहमियां कभी हो जाती है, लेकिन फिर वही शाम में जाते तो सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन कुछ गलतियां कन्फ्यूजन से हुई थी तो उसको दूर कर ली गई है। बस एक लाइन में तो हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। पिछले दशक से भारतीय जनता पार्टी रही है और जनता के अगर आपने कमेंट्स पढ़े होंगे तो देखे होंगे, जो विवाद हुआ तो बहुत निगेटिव कमेंट आया। ये विवाद तो आप बोल रहे हैं कि समाप्त कर लिया गया, लेकिन जनता के बीच में सही मैसेज जब तक नहीं जाएगा, क्या विवाद था नहीं विवाद था, जो लोग इसमें विवाद पैदा कर रहे थे उनका भी नाम बता दीजिए। तो जनता नहीं, आप अगर एक सेकंड देखिए, आप अगर पूछेंगे कि क्या विवाद था तो हम लोग बताएंगे क्या विवाद था। कोई पूछे तो कि क्या विवाद था, अगर कोई तो भाई आप वही क्या कंफ्यूजन था कोई पूछेगा तो हम लोग बता देंगे क्या कंफ्यूजन है। नहीं, ये बताना हमको आपको जरूरी नहीं है कि कौन कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। ये हम लोगों ने चिन्हित किया है कि कौन कंफ्यूजन पैदा किया और अब हम लोग वैसे लोगों से जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं उनसे दूर रहने की जरूरत है। एक पात्र है शकुनी मामा, तो बहुत लोग कहते हैं कि उन टाइप के लोगों से अगर आप दूर रहेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि उनसे दूर रहेंगे। देखो, स्पोर्ट्स बॉडी में कोई ये पॉलिटिक्स नहीं रहता है। ये आप लोगों का मानना ऐसा रहता है कि स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो उसमें राजनीति नहीं रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स बॉडी और हमारे बीच में, अगर हम पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे साथ हमारे बीच में रहते हैं लोग जो कि कोशिश करते हैं कि हम सिचुएशन का लाभ उठाएं। आपने भी सर जो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें राम लक्ष्मण की जो बात हुई थी उसमें आपने कहा था कि लक्ष्मण का व्यवहार नहीं था, तो भी आप संतुष्ट हैं? सारी चीज़ें ठीक हैं? नहीं, देखिए, जैसे अगर आप चीज़ों को देखिएगा कि अगर हमको ये बताया जाए, अगर एक खाने में कॉकरोच अगर मिल जाए तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें गिरा हुआ है, थोड़ा हटा दो। लेकिन अगर वही हमको बताया जाए कि नहीं, कोई कॉकरोच डाल दिया है ताकि आप उसको खाइए, तो मेरा रिएक्शन डिफरेंट होगा। ये इसी प्रकार का विषय है, ये इसी प्रकार का विषय है। तो जब चीज़ें जब क्लियर हुई तो पता चला कि हाँ भाई ये तो कंफ्यूजन है। विधायक से भी मेरा सवाल था सर, आपने भी किया था तो बड़े आप आक्रोशित थे, जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा, आपने कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र से भी तुलना कर दी थी और उसी प्रकरण में आपने कहा था कि हस्तिनापुर को बचाइए, मतलब कुछ दिख नहीं रहा। अभी आप क्या कहेंगे सर?
बचा लिया गया है और प्रयास किए हैं शकुनी मामा क्षेत्र को बचा लिया गया है और सब कुछ हम लोग मिल के करें। राष्ट्र का भी बात सामने आ गया, लक्ष्मण का भी बात आ गया, तो शकुनी को नहीं जा रहा, उन लोग को भी जा रहा, हम लोग आ जाएगा। अभी आप लोग के सामने सार्वजनिक मंच पे नहीं लाएंगे। नहीं अभी शकुनी डरा हुआ आ गया तो शकुनी का भी चेहरा उजागर होना चाहिए। खुद डरा हुआ है, बोलने की जरूरत नहीं। और इकोनॉमी जो है आपके हिसाब से आपने कहा कि नहीं सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी बात नहीं। 3 महीने पहले आप कह रहे थे कि भाई हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया में बनने जा रहे हैं, हमारी इतनी अच्छी चीजें चल रही हैं, एकाएक एक युद्ध हुआ और 3 महीने के अंदर स्थिति ये आ गई कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीजें, और अब ये बताया जा रहा है कि नहीं अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ स्थिति है। ये कौन बता रहा है? अरे जब मोदी जी कह रहे हैं कि 3 चीजों पर जी आप नहीं। काम कीजिए, देश इसमें ठीक होगा, जी नहीं, तो ये इकोनॉमी नहीं, आपको मैं समझाऊं। आपका प्रश्न आ गया मेरे बीच में, अभी हम आपको जवाब दें। देखिए, सबसे पहले आपको ना एक तुलना का एक पैरामीटर होता है, तो 2014 से आप तुलना करेंगे कि 2014 में आपका बजट कहाँ था, आज आपका बजट कहाँ है। 2014 आप समझिए, आप पूरे बात इकोनॉमी उसी को ना बोलते हैं कि कितना चर्न होता है इकोनॉमी, उसी बात को बोलते हैं। 18 लाख करोड़ पर हमारा बजट था 2014 में, आज हम लोग 12 साल में लगभग 50 लाख करोड़ पर पहुंच गए, लगभग। तो लगभग आप समझ लीजिए 3 टाइम्स का जो है वो एस्केलेशन है हमारा, पहला। दूसरा कि अब आप जो जमीनी काम जो हुआ उसको देखिए, आप जमीन पैसे कैसे मजबूत हुआ। 14 के पहले इस देश की 70% आबादी के पास शौचालय नहीं था। आज शायद ही कोई व्यक्ति है जिसके पास शौचालय नहीं हो। ये प्रेरणा से भी हुआ और आर्थिक मदद से भी हुआ। आज हम लोगों ने 8 करोड़ गैस देकर के लोगों के जीवन को बदलाव किया। आज प्रधानमंत्री आवास का 3 करोड़ बना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा खर्चा। आज आप देखिए, कहीं पर भी रोड आप देखिएगा तो दुनिया भर का बन रहा है, रेल आप देखिएगा तो दुनिया भर का बन रहा है, एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई, मेडिकल कॉलेज 325 से 808 हो गए, IIM 13 से 21 हो गया, IIT जो है वो उसकी संख्या बढ़ गई। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया, जिसको बोलते हैं जड़ पे पानी देना, ताकि वृक्ष जो है वो हरा भरा हो। अब आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि युद्ध ऐसे जगह पर हुआ है जहां से हमारा 25% से 30% तेल भी आता है और गैस भी आता है। मान लीजिए आपके घर में गोदाम हो खाने का, वो भरा हुआ हो लेकिन उसमें आग लग गया हो, आप वहां से सामान नहीं लेके आ सकते। आपका गोदाम भरा हुआ, उसके बाद भी आपको सामान खरीदने की जरूरत पड़ रही है। अगर उसका एडवांटेज कोई लेना चाहता है तो वो अपॉर्चुनिस्ट होगा। ये युद्ध हुआ है, पूरे विश्व में इसका संकट है, केवल भारत पर नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहना चाहूंगा कि जितना दूसरे देशों ने दाम बढ़ाया, उसके तुलना में भारतवर्ष में पेट्रोलियम का और गैसेस का प्राइसेस जो है वो बहुत कम बढ़ा। अब जिनको ये नहीं दिखेगा कि पूरा वैश्विक सिनेरियो आज के दिन में क्या है, वो उस प्रश्न को करेंगे। लेकिन जिनको लगेगा कि हाँ भाई, ये वैश्विक परिवेश जब बदला तो हमारा जीवन भी थोड़ा बदलेगा, उसमें भी थोड़ा बदलाव आएगा, उनको ये बड़ा सामान्य लगेगा और मोदी जी का जो विजन है वो बड़ा दिखेगा, क्योंकि यहाँ सबसे कम प्रभाव हुआ। सर 3-4 चीजें बैरोमीटर होती है व्यवस्था की। रुपया गिर रहा है, क्यों गिर रहा है बता रहे। आपका फॉरेन जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो कम हो गया, इंपोर्ट आप बढ़ा लिए। हर चीज अगर आप देखें तो वो नेगेटिव में, ऐसे नहीं लोग कह रहे। और हम ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काम कर रहे हैं, रोड में सबको कर रहे हैं, लेकिन रोड आप उस पैसे से बना रहे हैं जिससे आप टोल ले रहे हैं। 1 किलोमीटर आदमी जा रहा है तो 30 से 40 रुपया उसको सरकार को देना पड़ रहा है। आपका इंफॉर्मेशन बहुत गलत है। हम आपको करेक्ट कर दें, हम आपको थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं। टोल से भारत सरकार को केवल और केवल 30,000 करोड़ के आसपास में मिलता है टोल से, और जबकि रोड का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भारतवर्ष में लगभग 4.5 लाख करोड़ है। तो टोलिंग जो है ना वो 10% से भी कम है। तो इसलिए ये बात मतलब आपके नॉलेज के बेस पर है,
ये आपके नॉलेज के बेस पर है, ये आपके नॉलेज के बेस पर है। वन टाइम टैक्स भी तो ले रहा है 15 साल का। भाई आपको सारा चीजों को मिला करके हम बता रहे हैं। इन्होंने टोल का जिक्र किया, हमने टोल का जिक्र मैंने किया। कहा आप रोड का बात कर रहे हैं तो वन टाइम टैक्स 15 साल का एक ही बार ले रहा है, तो पहले तो 5 साल हर साल लिया बना रही है सड़क बना आपको पता है कि वो टैक्स कौन लेता है? अभी वो टैक्स राज्य सरकार लेती है। रोड के रजिस्ट्रेशन का पैसा कहाँ जाता है? राज्य सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें टोलिंग का परसेंटेज केवल 30,000 करोड़ है। ये आपको डाटा हम उपलब्ध आपको पूरी तरह से करा सकते सांसद महोदय, आज भी हजारीबाग एयरपोर्ट से अछूता रहा हैं। ये आज भी हजारीबाग एयरपोर्ट से अछूता रहा। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी थोड़े दिन पहले मंत्री आए थे, एविएशन के मिनिस्टर आए थे 4 दिन पहले रांची में। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 5 एयरपोर्ट बनने वाला है, जिसमें हजारीबाग भी है। अब मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि हजारीबाग का एयरपोर्ट का निर्माण इसलिए रुका हुआ है क्योंकि राज्य सरकार जमीन का अधिग्रहण करके केंद्र को नहीं दे रही है। जिस दिन राज्य सरकार जमीन दे देगी उस दिन एयरपोर्ट का निर्माण जो है यहाँ चालू हो जाएगा। ये व्यवस्था पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है। इसका रिटर्न जो है जवाब हमारे पास आया हुआ है। हम मुख्यमंत्री से मिल करके उनको भी हमने आग्रह किया था, सरकार में भी हमने आग्रह किया है, पार्लियामेंट में हमने ये भी विषय उठाया कि अगर राज्य सरकार जमीन नहीं देना चाहती है तो केंद्र सरकार स्वयं अधिग्रहण करे और लेकिन हजारीबाग में एयरपोर्ट का निर्माण हो। लेकिन जब तक जमीन का अधिग्रहण राज्य के द्वारा नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट का मार्ग जो है आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं जब आपने प्रश्न किया है तब तक मैं आपको ये बताता रहा हूँ।